हेलो गाइस, वेलकम टू फॉर्मडे मेडिकोस। तो आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी के बारे में। तो सबसे पहले हम एपिलेप्सी में जानेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एपिलेप्सी। जो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एपिलेप्सी है उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे हम फोकल सीजर्स के बारे में। तो जो ये फोकल सीजर्स होते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे फोकल दैट इज फोकस। सो दिस ऑरिजिनेट्स इन वन पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये इसका जो ओरिजिन होता है ये एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन को इफेक्ट करती है और एक ही साइड को इफेक्ट करती है। जो ब्रेन का साइड होता है एक ही साइड को ये इफेक्ट करती है। और इसकी वजह से जो फोकल सीजर्स होते हैं दे कैन आइदर प्रेजेंट एज पॉजिटिव लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज द पेशेंट कैन हैव लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और द पेशेंट कैन बी अवेयर ऑफ इट सराउंडिंग्स। तो जो पेशेंट है उसको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है वो पेशेंट में नहीं होता, कि पेशेंट अवेयर होता है अपने सराउंडिंग्स के बारे में। तो ये है फोकल सीजर्स के बारे में कि ये एक ही एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज वन पार्ट ऑफ द ब्रेन इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। ओके। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास जनरलाइज सीजर्स है। तो जो जनरलाइज सीजर्स होते हैं ये दोनों पार्ट ऑफ द ब्रेन से ओरिजिन होते हैं, कि इसका कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता ओरिजिन का, ये दोनों पार्ट ऑफ द ब्रेन को इफेक्ट करते हैं। तो इसके जो टाइप्स होते हैं जनरलाइज सीजर्स के, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स, दैट इज टॉनिक क्लोनिक एटॉनिक मायोक्लोनिक एंड एब्सेंट सीजर्स। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो टॉनिक क्लोनिक सीजर्स होते हैं इनको पहले पहले हम क्या बोलते थे ग्रैंड माल सीजर्स। और जो एब्सेंट सीजर्स होते हैं इनको हम बोलते थे पेटिट माल सीजर्स। तो ये सब टाइप्स है किसके, जनरलाइज सीजर्स के। यहाँ पे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो जनरलाइज सीजर्स होते हैं इनमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता ही होता है। ठीक है, इनमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता ही होता है। उसके बाद जो एपिलेप्सी स्पॉज्म्स होते हैं ये मोस्टली जो यंग इन्फेंट्स होते हैं और जो चिल्ड्रन होते हैं या बेबीज जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो इनमें जो तीन टाइप्स यहाँ पे हमने दिए हुए हैं कि दैट इज बिनाइन रोलैंडिक वेस्ट सिंड्रोम एंड लिनॉक्स गेस्टॉट सिंड्रोम। सो ये जो तीन टाइप्स के एपिलेप्सी स्पॉज्म्स होते हैं या सिंड्रोम्स होते हैं ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में पाए जाते हैं। लाइक दे कैन बी ऑफ सेवरल डेज और दे कैन बी ऑफ फ्रॉम ईयर्स टू मंथ्स। For example, this benign Rolandic, this is mostly found in children between 6 to 8 years of age. And this West syndrome, this is found in mostly in 4 to 8 month babies. Okay, 4 to 8 month babies. उसके बाद जो लेनॉक्स गैस्टॉट सिंड्रोम है ये भी इन्फेंट्स में पाए जाते हैं इस टाइप के सीजर्स। ये पैथोफिजियोलॉजी के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया। सबसे पहले फोकल जो एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ब्रेन से ऑरिजिनेट होती है। ठीक है, इसके बाद जनरलाइज, इसके भी सब टाइप्स होते हैं जिसके सब टाइप्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं, टॉनिक क्लोनिक एटॉनिक मायोक्लोनिक एंड एब्सेंस सीजर्स। उसके बाद जो एपिलेप्सी स्पाज्म्स होते हैं ये मोस्टली किन में पाए जाते हैं, जो यंग इन्फेंट्स होते हैं और जो चिल्ड्रन होते हैं, यंग चिल्ड्रन, उनमें ये सीजर्स पाए जाते हैं। और इसके बारे में एक और पॉइंट ये है कि जो ये एपिलेप्सी स्पाज्म्स होते हैं इनका जो ओरिजिन होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता, वो हमें नहीं पता कि ये क्यों होते हैं ये सीजर्स, इसका जो ओरिजिन है वो अभी तक पता नहीं चला। लेकिन जो जनरलाइज सीजर्स होते हैं इनमें दोनों पार्ट ऑफ द ब्रेन इफेक्ट होते हैं, और जो फोकल होते हैं इसमें एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ब्रेन और एक ही साइड का एक स्पेसिफिक एरिया अफेक्ट होता है। Likewise, in epilepsy spasms, there is no specific cause. So next we will be seeing what are the various causes of epilepsy. नेक्स्ट हम जानेंगे causes of epilepsy के बारे में। तो इसके बहुत सारे causes होते हैं, जो सीजर्स होते हैं इनके बहुत सारे cause हो सकते हैं। फ्रॉम वेस्कुलर causes to eclampsia, there are various causes of epilepsy। तो सबसे पहले जो cause होता है वो होता है वेस्कुलर cause। What vascular cause means that there can be intracranial hemorrhage और there can be subarachnoid hemorrhage और stroke। जो स्ट्रोक होता है, जो ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है कहाँ पे, जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं या ब्लड आर्टरीज होते हैं जो हमारी ब्रेन में,
तो वहाँ पे इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो सकता है, सब एरेक्नोइड हेमरेज या एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है। तो ये वेस्कुलर काजेस हो सकते हैं एपिलेप्सी के। उसके बाद कुछ इन्फेक्शंस जैसे मेनिंजाइटिस ये भी काज कर सकता है, क्या काज कर सकता है, सीजर्स और एपिलेप्सी। उसके बाद ट्रॉमा, कोई भी ट्रॉमा लाइक एपिड्यूरल हेमाटोमा, सबड्यूरल हेमाटोमा, ट्रॉमा टू द एरिया ऑफ द ब्रेन। सो जो ट्रॉमा होता है उसकी वजह से भी सीजर्स हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉज है हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज लाइक देयर सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस, दैट इज जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें लूपस होता है या कोई भी और तरह की ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं जैसे सोरियासिस एक्सेट्रा, सो उनमें भी एपिलेप्सी के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद मेटाबॉलिक कॉजेज है हमारे पास जो लाइक देयर कैन बी डिक्रीज इन द सोडियम कंसंट्रेशन इन द बॉडी, या तो पेशेंट को ज़्यादा ग्लूकोज हो सकता है ब्लड में लाइक हाइपरग्लाइसीमिया, और देयर कैन बी हाइपोग्लाइसीमिया लाइक डिक्रीज लेवल्स ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ऑल्सो द cause can sometimes be unknown, so उसको हम क्या बोलते हैं, idiopathic, so there can be no cause at all. For example, we don't know what is the cause of the epilepsy, what is the cause of the seizure. Next is neoplasia, that is any type of cancer, so it can also lead to epilepsy or seizures. Next is certain drugs and toxins. There are various drugs and toxins in the universe which can also lead to epilepsy. Next is eclampsia. So, as you know, this eclampsia is mostly seen in pregnant women. So, these pregnant women can sometimes have high blood pressure along with seizures. So, this condition is called as eclampsia. So, these are the various causes of epilepsy, but in most of the cases, the cause is unknown. The cause is idiopathic. So next thing we are going to discuss is the mechanism of epilepsy. So हम mechanism of epilepsy के बारे में हम जानेंगे कि ये epilepsy होता है, ये जो सीजर डिस्चार्ज होता है ये कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले ये एक न्यूरॉन है, ये जो यहाँ पे है, दिस इज ए neuron. So what actually happens is that extracellular fluid is it is rich in sodium. Okay, extracellular fluid is rich in sodium. Now this sodium, whenever there is a signal to this cell, signal to this neuron, wherever there is चेंज ऑफ पोलैरिटी, दैट मीन्स दिस सोडियम चैनल ओपन्स, यहाँ पे सोडियम चैनल क्या होती है, ये ओपन हो जाती है। उसके बाद ये सोडियम जो है ये अंदर आ जाता है इस रिसेप्टर के थ्रू। ओके, इस रिसेप्टर के थ्रू सोडियम अंदर आ जाता है इस सेल के अंदर। तो जब ये सेल के अंदर होता है, यहाँ यहाँ पे क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है, देयर इज चेंज इन द पोलैरिटी, दैट मीन्स फर्स्ट देयर वाज आउटसाइड वाज मोर पॉजिटिव, इनसाइड वाज नेगेटिव। नाउ आफ्टर जो सोडियम आता है, जब ये अंदर आता है तो अब क्या होता है कि पोलैरिटी चेंज होती है, यहाँ पे अब सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। अब जो ये डीपोलराइजेशन होती है यहाँ पे, इसकी वजह से क्या होता है कि जो कैल्शियम की चैनल जो होती है, कैल्शियम चैनल यहाँ पे ये भी ओपन हो जाती है। तो जब कैल्शियम चैनल ओपन हो जाती है तो अंदर क्या आता है, कैल्शियम अंदर आने लग जाता है। तो अब ये जो कैल्शियम होता है ये यहाँ पे ये होते हैं वेसिकल्स। ओके, दीज आर द वेसिकल्स। इसमें क्या स्टोर होता है, इसमें ग्लूटामेट स्टोर होता है इन वेसिकल्स में। तो इन वेसिकल्स में क्या स्टोर होता है, इनमें ग्लूटामेट स्टोर होता है। तो ये जो कैल्शियम होता है ये इसी वेसिकल के सरफेस पे बाइंड होते हैं, इसके रिसेप्टर्स होते हैं कैल्शियम रिसेप्टर्स यहाँ पे। तो ये इसी वेसिकल के सरफेस पे क्या होती है, ये यहाँ पे बाइंड होते हैं। जब ये कैल्शियम इसके साथ बाइंड होता है तो ये वेसिकल मेम्ब्रेन की तरफ आ जाता है। ठीक है, ये वेसिकल मेम्ब्रेन की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पे फिर ये जो ग्लूटामेट इसके स्टोर में होता है, इसके वेसिकल में स्टोर होता है जो ग्लूटामेट, ये यहाँ पे रिलीज होता है, देयर इज ग्लूटामेट रिलीज। नेक्स्ट थिंग क्या होता है कि जो ये ग्लूटामेट होता है ये अब जो नेक्स्ट न्यूरॉन होता है, बाकी जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स, वहाँ पे ये बाइंड होता है, उनके सरफेस पे ये बाइंड होता है। तो इसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल रिसेप्टर्स होते हैं। तो अब ये ग्लूटामेट इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होने लग जाता है। जब ये बाइंड होता है तो इसकी बाइंडिंग की वजह से क्या होता है, सोडियम की चैनल ओपन होती है। ठीक है, सोडियम चैनल्स जो इसी न्यूरॉन के सरफेस पे होते हैं, सोडियम चैनल्स, तो ये ओपन होती है। ठीक है, तो अंदर क्या आने लग जाता है, सोडियम। साथ में कौन सी चैनल्स ओपन होती है, कैल्शियम चैनल्स। तो अंदर क्या आता है, कैल्शियम। तो अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पे क्या होता है कि जो सोडियम और कैल्शियम की कंसंट्रेशन है इस सेल में वो बहुत ही ज़्यादा
बढ़ जाती है। सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई, कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई, इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस सेल में। तो इस पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने की वजह से एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो जब ये एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज इंक्रीज इन सीजर एक्टिविटी। तो सीजर की एक्टिविटी क्या होती है, देयर इज इंक्रीज इन सीजर एक्टिविटी। नाउ नॉर्मली तो ये प्रोसेस चलता ही रहता है, जो ग्लूटामेट रिलीज हो गया है उसके बाद इसने बाइंड कर दिया यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनमें एपिलेप्सी होता है, जिनमें सीजर्स होते हैं, उनमें फॉर एग्जांपल अगर ग्लूटामेट की कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, दैट इज कि ग्लूटामेट जो होता है उनमें वो ज़्यादा रिलीज होता है। तो जब ग्लूटामेट ज़्यादा रिलीज होगा, इसका मतलब ये ज़्यादा बाइंड करेगा यहाँ पे इन सेल्स के पास। तो ये ज़्यादा बाइंड करेगा, जब ये ज़्यादा बाइंड करेगा तो ज़्यादा सोडियम और कैल्शियम इस सेल के अंदर आएगा। तो इस न्यूरॉन के अंदर सोडियम और कैल्शियम ज़्यादा आएगा। जब सोडियम और कैल्शियम की कंसंट्रेशन इसमें बढ़ जाएगी, दैट मीन्स देर इज मोर एक्शन पोटेंशियल, दैट मीन्स देर इज मोर सीजर एक्टिविटी। सो दिस इज वन ऑफ द काजेज ऑफ, वन ऑफ द मैकेनिज्म्स ऑफ एपिलेप्सी। सो नेक्स्ट मैकेनिज्म क्या होता है कि जो हमारा गामा एमिनोब्यूटाइरिक एसिड है, जिसको हम गाबा बोलते हैं। तो गाबा जो होता है, ये भी यही न्यूरॉन्स रिलीज करते हैं। ओके, जो हमारा गाबा होता है, तो ये भी यही न्यूरॉन्स रिलीज करते हैं। तो ये बाइंड होता है गाबा ए रिसेप्टर के साथ। इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं इसी न्यूरॉन के सरफेस पे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं गाबा ए रिसेप्टर्स। तो जब ये बाइंड करता है गाबा ए के साथ, गाबा जब बाइंड करता है किसके साथ, अपने रिसेप्टर के साथ, कौन सा रिसेप्टर, गाबा ए रिसेप्टर। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी बाइंडिंग की वजह से जो क्लोराइड चैनल्स होते हैं यहाँ पे, क्लोराइड चैनल्स ओपन होती है। अब क्या होता है, जो बाहर सेल के बाहर ये क्लोरीन होता है, क्लोराइड आयन्स होते हैं, ये सेल के अंदर आ जाते हैं। तो जब ये सेल के अंदर आते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे सोडियम और कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, मतलब पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर ज़्यादा था। लेकिन अब क्या हो गया, गाबा जब बाइंड करता है गाबा ए के साथ, तो यहाँ पे क्लोराइड चैनल्स ओपन हो गई, तो क्लोरीन अंदर आने लगता है। वो इस पॉजिटिव चार्ज को मतलब न्यूट्रलाइज करना चाहता है। जब ये क्लोराइड आयन्स अंदर आते हैं, तो इसकी वजह से जो मतलब जो पोलैरिटी चेंज हुई होती है इस सेल में, ये इसको नेगेट करने की या न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब ये एक्शन पोटेंशियल जो है ये थोड़ा सा क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। तो जब ये एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो देयर विल बी लेस सीजर एक्टिविटी। बट इन सम पीपल देयर कैन बी, जो ये गाबा रिसेप्टर्स होते हैं, गाबा ए रिसेप्टर्स होते हैं, ये डिसफंक्शनल हो सकते हैं। तो जब ये डिसफंक्शनल होंगे, इसका मतलब ये है कि जो ये गाबा है ये बाइंड ही नहीं कर पाएगा इसके साथ, गाबा ए रिसेप्टर के साथ। तो जब ये बाइंड नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये है कि जो क्लोराइड आयन्स है यहाँ पे, ये अंदर ही नहीं आ सकते। जब ये अंदर नहीं आएंगे तो सीजर एक्टिविटी भी कम नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म है। ये दूसरा मैकेनिज्म है हमारा, किसका, मैकेनिज्म ऑफ एपिलेप्सी या सीजर डिस्चार्ज, दूसरा मैकेनिज्म। नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट मैकेनिज्म है, दैट इज जो ये गाबा होता है, यहाँ पे क्या होता है, जब ये बाइंड होता है गाबा ए रिसेप्टर्स के साथ, उसके बाद ये वापस किस में चला जाता है, ये वापस इसी न्यूरॉन में चला जाता है जहाँ से ये रिलीज हुआ था। तो जब ये वापस चला जाता है इस न्यूरॉन के अंदर, यहाँ पे क्या होता है, इसका मेटाबॉलिज्म होता है। क्या होता है इसका मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जब जो ये गाबा है ये इनएक्टिवेट हो जाता है। तो जब ये इनएक्टिवेट हो जाता है, इसका मतलब बहुत ही कम क्या होगा, रिलीज होगा। तो जब नेक्स्ट टाइम बहुत ही कम रिलीज होगा, तो बहुत कम बाइंड कर पाएगा, दैट मीन्स बहुत क्लोराइड यहाँ पे फिर क्लोराइड अंदर नहीं आ सकेगा इस सेल के अंदर। सो जब ये इस गाबा का मेटाबॉलिज्म होता है यहाँ पे, तो ये इनएक्टिवेट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन फिर इसकी रिलीज भी बहुत कम हो जाती है। तो ये बहुत दो तीन तरह के मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से सीजर एक्टिविटी जो हो सकती है वो बढ़ सकती है। जो सीजर्स होते हैं, ये इनका प्राइमरीली मेन मैकेनिज्म होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो जो बहुत तरह के एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होते हैं, जैसे सोडियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, SV2A ब्लॉकर्स एंड अदर ड्रग्स। सो इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने पहले बात की थी कि जो सोडियम है, सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सोडियम सेल के अंदर आने लग जाता है। तो जब सोडियम अंदर आएगा, तो इसका मतलब क्या है, डिपोलराइजेशन होगी। तो
डीपोलराइजेशन की वजह से फिर कैल्शियम चैनल्स ओपन होगी, तो कैल्शियम फिर ये वेसिकल के साथ बाइंड करेगा, तो वेसिकल में क्या होता है स्टोर, यहाँ पे ग्लूटामेट स्टोर होता है, तो ये ग्लूटामेट उसके बाद रिलीज होगा। ठीक है। तो हमारे पास कई तरह के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, लाइक फेनिटोइन, लाइक टोपिरामेट, वेल्प्रोइट, लेकोसामाइड, फॉस्फेनिटोइन, कार्बामाजेपिन एंड ऑक्साकार्बाजेपिन। सो दीज ड्रग्स आर आवर कैल्शियम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। सो ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं इस सोडियम चैनल को। तो इसका मतलब है जो सोडियम है ये अब, फॉर एग्जाम्पल दिस इज हेयर सोडियम, सो अब ये जो सोडियम है ये अब इस सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। जब ये सेल के अंदर नहीं आ पाएगा तो डीपोलराइजेशन नहीं होगी, जब डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो कैल्शियम अंदर नहीं आ सकता। ओके। तो कैल्शियम अंदर नहीं आ सकता, जब कैल्शियम अंदर नहीं आ सकता इसका मतलब ये वेसिकल के साथ, यहाँ पे इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं ये इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं कर सकता। तो जब बाइंड नहीं करेगा तो इसका मतलब ये ग्लूटामेट रिलीज नहीं होगा। तो दिस इज वन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, दैट इज सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। सो नेक्स्ट हमारे पास कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी होते हैं, जैसे इथोसक्सेमाइड। सो दिस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, दिस ब्लॉकर्स दिस कैल्शियम चैनल। ओके, दिस ब्लॉकर्स दिस कैल्शियम चैनल। तो जब ये कैल्शियम चैनल ब्लॉक होती है इसका मतलब ये कैल्शियम अब ये अंदर नहीं आ पाएगा। तो जब ये कैल्शियम अंदर नहीं आएगा इसका मतलब ये बाइंड नहीं करेगा और सेम ग्लूटामेट रिलीज नहीं होगा। Another class of drugs is that is SV2A blocker. So these SV2A blockers they also lead to decrease release of और decrease production of glutamate. तो यहाँ पे जो रिलीज होता है ग्लूटामेट का वो कम होता है, किसकी वजह से, SV2A blockers. And the drugs in this category are levetiracetam and Brevarastem. So this levetiracetam and Brevarastem, these are the two types of drugs that are known as SV2A blockers. Next group of drugs is our AMPA blockers and NMDA blockers. So there are some NMDA blockers like ketamine and AMPA blockers like thelbamate and perampanel. Sorry. So this felbamate, perampanel, and NMDA blocker like ketamine, what they does, they also lead to decrease release of glutamate. So they also lead to decrease release of glutamate. So when glutamate is released in less quantity, that means it exerts its anti-seizure effect. So all these drugs that we have talked about, that is sodium channel blockers, next is calcium channel blockers, and along with NMDA blockers and AMPA blockers. So all these drugs, what they do, that is they inhibit the release of glutamate. They ultimately inhibit the release of glutamate. So when there is less glutamate, there is less seizure activity. Next group of drugs is our GABA transaminase inhibitors. So and the drugs in this category are vigabatrin and valproate. So what actually here, जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि जो ये गाबा है ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, गाबा ए रिसेप्टर के साथ। ठीक है, जो ये गाबा ए रिसेप्टर होता है यहाँ पे, तो ये गाबा इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है रिलीज होने के बाद। तो जब ये इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद एक क्लोराइड चैनल ओपन होती है, तो ये क्लोराइड यहाँ से क्या होगा, सेल के अंदर आए। Now what it does actually, after binding, after this GABA binds to this GABA A receptor, so there is opening of the chloride channel and chlorine, there is chlorine influx, there is influx of chlorine into the cell, and there is hyperpolarization and there is decrease in action potential and there is decrease in seizure activity. Now after binding, this GABA is then reuptaken into this neuron. इसका reuptake हो जाता है अब इस रिसेप्टर के थ्रू। उसके बाद जो ये गाबा है इस सेल के अंदर या इस न्यूरॉन के अंदर आ जाता है। तो ये जो न्यूरॉन यहाँ पे होता है, यहाँ इसके अंदर जो गाबा होता है यहाँ पे इसका मेटाबॉलिज्म होता है। ओके, यहाँ पे इसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म विद द हेल्प ऑफ गाबा ट्रांसअमाइनेज एंजाइम। सो दिस इज मेटाबोलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ गाबा ट्रांसअमाइनेज एंजाइम। सो जब ये इसका गाबा का मेटाबॉलिज्म होता है इसका मतलब अब ये इनफेक्टिव रह गया, तो अब ये गाबा क्या है, अब ये रिलीज कम होगा। फॉर एग्जाम्पल जब ये रीअपटेक होने के बाद यहाँ से क्या होगा, जब ये रीअपटेक हुआ था
तो उसका एक पोर्शन फॉर एग्जांपल 50% इन वेसिकल्स में वापस चला जाता है और फिर वो री रिलीज होता है यहाँ से, ठीक है। फिर वो फिर से रिलीज होता है यहाँ से। और जो 50% फॉर एग्जांपल बचा हुआ इसका मेटाबॉलिज्म हो गया। तो फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि सीजर एक्टिविटी कम हो तो हम चाहेंगे कि जो ये गाबा अमीनो बुटारिक एसिड है इसका मेटाबॉलिज्म ना हो, इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल जो 50% है जिसका मेटाबॉलिज्म होता हम चाहेंगे फॉर एग्जांपल उस वो 50% भी कहाँ जाए, वो 50% भी इसी न्यूरॉन के अंदर रहे, वो 50% भी इसी न्यूरॉन के अंदर रहे और वो इस वेसिकल में वापस चला जाए और फिर वो इसका रिलीज हो। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस GABA transaminase inhibitors. Next group of drugs is our GABA reuptake inhibitors, and the drugs in this category are tiagabain. So this tiagabain, this blocks this GABA reuptake receptor. So this blocks the reuptake of, this inhibits the reuptake of GABA amino butyric acid. So this tiagabain, this actually blocks this receptor and there is uh, decrease in reuptake of GABA. That means this GABA is now concentrated in this area. When this is concentrated in this area, this can bind to this GABA receptor and this can ultimately lead to chlorine influx and hyperpolarization and decrease action potential, which can ultimately lead to decrease in seizure activity. So ये GABA ट्रांसअमीनेस इनहिबिटर्स और GABA रिएप्टेक इनहिबिटर्स के बारे में था। और इसमें जो GABA ट्रांसअमीनेस इनहिबिटर्स में जो ड्रग्स होते हैं वो है विगाबैट्रिन एंड वेलप्रोएट। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो वेलप्रोएट है ये सोडियम चैनल ब्लॉकर भी है, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो वेलप्रोएट है इसके दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एक तो ये सोडियम चैनल ब्लॉकर भी है और एक ये GABA ट्रांसअमीनेस इनहिबिटर भी है। और अदर ड्रग कौन सा है यहाँ पे, विगाबैट्रिन। और गाबा रिएप्टेक इनहिबिटर में कौन सा ड्रग आता है, टियागाबाइन। ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग द गाबा ट्रांसअमाइनेस इनहिबिटर्स। सो जो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स हमारे पास जो होता है वो है गाबा ए रिसेप्टर एगोनिस्ट, जिसमें दो तरह के ड्रग्स होते हैं, लाइक देर आर बेंजोडाइजेपिन्स एंड आल्सो देर आर बार्बिट्रेट्स। सो दिस बेंजोडाइजेपिन्स दे इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग। सो जहाँ पे हमने पहले वीडियो में देखा था अभी कि जो क्लोराइड चैनल होती है अगर वो ज़्यादा, मतलब फॉर एग्जांपल this chloride channel, this was suppose opening 10 times in 1 millisecond, 10 times in 1 millisecond, okay। तो अब ये जो बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं ये इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग, तो ये इस फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 1 मिलीसेकंड में 10 बार ओपन होती थी, अब क्या होता है, अब 10 के बजाय ये 15 मिलीसेकंड इसकी फ्रिक्वेंसी है बढ़ जाती है, तो 10 के बजाय अब ये 15 बार ओपन होती है 1 मिलीसेकंड में। So this is the mechanism of benzodiazepines. Oh, and the drugs in this category, as you know, there are lorazepam, diazepam, midazolam, and clobazam. So these are the drugs. Those are GABA A receptor agonists. They do not block this receptor. They actually enhance the activity of this receptor, that is GABA A receptor. Next is barbiturates. So they increase the duration of chloride channel opening. For example, this chloride channel, for example, it remained open for 2 milliseconds. Now, after giving barbiturates, what happens here that it remains open for 4 milliseconds. So, for example, in 2 milliseconds, let's suppose 10 chloride channels, क्या होता है कि जो 10 क्लोराइड आयन यहाँ पे पास होते थे, इस सेल के अंदर चले जाते थे। अब 4 मिलीसेकेंड्स में क्या होगा, 10 के बजाय अब 20 क्लोराइड आयन यहाँ पे सेल के अंदर आ जाएंगे। तो ये इनका मैकेनिज्म है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो बेंजोडाइजेपिन्स होता है ये इंक्रीज करता है फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग, और यहाँ पे जो बार्बिट्रेट्स होते हैं ये क्या करते हैं, इंक्रीज इन द ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग। एंड द ड्रग्स इन दिस कैटेगरी आर फिनोबार्बिटल एंड पेंटोबार्बिटल। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट सेक्शन हमारा इस वीडियो का वो है ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। सो हम देखेंगे कि जो ट्रीटमेंट होता है एपिलेप्सी का वो हमें कैसे करना चाहिए।
तो उसके क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो सबसे पहले जो हमें करना है, दैट इज़ वी हैव टू ऑलवेज ट्रीट द अंडरलाइंग काज फर्स्ट। दैट इज़ जो हमने काजेस पढ़े अभी, फॉर एग्जांपल वेस्कुलर इन्फेक्शन काजेस, ऑटोइम्यून काजेस, इडियोपैथिक और अदर काजेस। सो दैट मीन्स वी हैव टू ट्रीट दैट काज फर्स्ट। सो सबसे पहले हमने उस काज को ट्रीट करना है। जब हम उस कंडीशन को ट्रीट करेंगे तो इवेंचुअली देयर विल बी less seizure attacks and eventually it will be the treatment of the epilepsy. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि हम पहले सबसे पहले एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दे देंगे। ठीक है, एईडी मीन्स एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। सो पहले हम एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग सिलेक्ट करेंगे। तो अगर फिर पेशेंट का जो सीजर है वो बंद हो गया, ठीक है, पेशेंट का सीजर आना बंद हो गया, तो उसके बाद हम ये कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर सीजर फिर से आ जाता है, अगर फिर उसे इस पेशेंट में सीजर फिर से आता है या कोई भी साइड इफेक्ट या कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन काज होती है इस पेशेंट में, तो उसके बाद हमें ये जो ड्रग होता है हमें ये बंद करना है, डाउन टाइट्रेट करना है। और हमें दूसरा, वी हैव टू ऐड सेकंड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। तो यहाँ पे हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आपने एक ड्रग चूज़ करना है। तो अगर पेशेंट में सीजर कंट्रोल हो गया तो उसके फिर वही ड्रग कंटिन्यू करनी है। अगर सीजर परसिस्ट रह गया, अगर सीजर अटैक फिर से आ गया और अगर कोई भी एडीआर, कोई भी साइड इफेक्ट प्रेजेंट हो पेशेंट में, तो अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने कोई भी सेकंड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग उस पेशेंट में देना है। और जो फर्स्ट ड्रग हमने दिया था उसको धीरे धीरे हमने कम करना है, धीरे धीरे हमने डोज कम करना है और इवेंचुअली फिर उसको हमने बंद करना है। सेकंड प्रोसेस, सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास कि जो सेकंड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हमने जो दे दिया, ठीक है, सेकंड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, तो अगर ये सीजर बचाता है तो इसका मतलब अगर ये सीजर बचाता है तो फिर हमें ने यहाँ पे कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर उसकी वजह से क्या होगा, एडीआर आ गया कोई भी, तो फिर हमने ड्रग चेंज करना पड़ेगा। First two conditions are there, that if there is if the patient is seizure free and if no ADR is present, then we have to continue the second drug, no problem. But if the ADR is present, then we have to change the drug. Then we have to change the drug and we have to add another uh, combination, or we have to add another drug to this regimen. तो उसके बाद क्या करेंगे हम, थर्ड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दे देंगे या कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स दे देंगे। तो अगर ये फिर थर्ड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जब हमने पेशेंट को दे दिया, अगर वो सीजर फ्री है, अगर सीजर नहीं आए तो उसका मतलब कंटिन्यू करना है। और अगर एडीआर भी नहीं है, अगर एडीआर एब्सेंट है तो इस सूरत में कंटिन्यू करना है। तो अगर एडीआर आ गया, कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ गई और या कोई भी साइड इफेक्ट आ गया, तो इसका मतलब हाँ, और सीजर भी परसिस्ट हो गया, तो फिर हमें इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो हमें फिर वेगस नर्व स्टिमुलेशन करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट वेगस नर्व स्टिमुलेशन। सो दिस इज द जनरल स्ट्रेटजी दैट शुड बी फॉलोड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ epilepsy. So these are the general steps that we have to take into consideration before before starting the patient on anti-epileptic drugs. नेक्स्ट जो हमारे पास होता है फोकल सीजर्स। ओके, जो हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास फोकल सीजर्स होते हैं, यहाँ अलग अलग तरह के सीजर्स जो होते हैं हमारे पास, तो जो उनका ट्रीटमेंट है उनमें कौन कौन सा ड्रग किस किस सीजर के लिए चाहिए, किस किस सीजर में देना चाहिए, वो हमने यहाँ पे क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहले जो फोकल सीजर्स होते हैं उसमें कौन कौन सा ड्रग लगता है, उसमें कार्बामेजेपिन, ऑक्साकार्बाजेपिन, लेवेटाइरास्टम एंड फिनोबार्बिटल। फिनोबार्बिटल इज स्पेशली गिवन इन नियोनेट्स, तो ये जो ड्रग होता है हमारा नियोनेट्स में दिया जाता है। उसके बाद जनरलाइज्ड एब्सेंस सीजर्स में कौन कौन से ड्रग्स हम देते हैं, इसमें इथोसक्सिमाइड, वैल्प्रोएट एंड लेमोट्राइजिन। सो दीज आर द थ्री ड्रग्स विच वी गिव इन जनरलाइज्ड एब्सेंस सीजर्स. Now next is generalized myoclonic seizures. So here we can give valproate, we can give levetiracetam, we can give lamotrigine, and we can give benzodiazepine to these patients. Likewise, in the tonic-clonic seizures, we can give valproate, we can give levetiracetam, we can give topiramate, we can give either phenytoin or fosphenytoin. So these are our treatment options for tonic-clonic seizures. And next is
status epilepticus. So in this condition, we can either first drug choice is our benzodiazepines. In the status epilepticus, we can always give first choice is our benzodiazepines. Next, if the seizures is not controlled by this benzodiazepines or they are contraindicated in this patient, for example. So next thing we can give is fosphenytoin, valproate or lacosamide. So these are the three drugs जो हम benzodiazepine अगर contraindicated है इस पेशेंट में जिनमें स्टेटस एपिलेप्टिक्स होता है, तो अगर बेंजोडाइजेपिन कंट्राइंडिकेटेड है या उसकी वजह से पेशेंट में कोई भी चेंज कोई भी मतलब बेहतरी नहीं आई, तो उसके बाद हम फॉस्फेनिटाइन, वैल्प्रोएट या लेकोसामाइड दे सकते हैं। अगर इनकी वजह से भी कोई भी चेंज नहीं आई, कोई भी राहत नहीं मिली पेशेंट को, इसका मतलब उसके बाद हम दे सकते हैं प्रोपोफॉल और वी कैन गिव अदर बार्बिटरेट्स। नेक्स्ट है जो हमारा बेनाइन रोलैंडिक सीजर्स होता है, जो हमने पढ़ा था कि जो चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन एंड इन्फेंट बेबीज में पाए जाते हैं, ये बेनाइन रोलैंडिक वेस्ट सिंड्रोम एंड लिनॉक्स सिंड्रोम. So for this benign Rolandic seizures, we can give lamotrigine, we can give vigabatrin in case of West syndrome, and in case of Lennox syndrome, Lennox-Gastaut syndrome, we can give valproate, topiramate, lamotrigine, cannabidiol, and we can also give felbamate. So these are the various options, various drugs, different types of drugs which are given for different types of seizures. तो नेक्स्ट वी विल लुकिंग एट, उसके बाद हम देखेंगे एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स. सो द फर्स्ट मेन एडवर्स इफेक्ट इज दैट दे काज कार्डियक और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड लाइक दे कैन काज डिक्रीज इन हार्ट रेट, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर और डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट. तो जो ड्रग्स है जो ये इफेक्ट काज करते हैं कार्डियक और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, दीज आर द बेंजोडाइजेपिन्स, बार्बिट्रेट्स एंड प्रोपोफॉल. Likewise, there are some drugs which can also precipitate this Stevens-Johnson syndrome. So the drugs in this category कौन-कौन से हैं? Ethosuximide, carbamazepine, lamotrigine and phenytoin. Next is hepatotoxicity and here यहाँ पे आप दे सकते हैं कि जो valproate है हमारा, carbamazepine and felbamate. So these three drugs they cause hepatotoxicity. They are hepatotoxic. So next we will be talking about teratogenic drugs. So in the teratogenic category, there are certain drugs which cause teratogenicity, जहाँ जैसे valproate. तो ये कौन सा teratogenic effect cause करता है? They usually cause neural tube defects. Phenytoin, this causes fetal Hydantoin syndrome. And carbamazepine, this can lead to cleft lip or cleft palate. So these are the drugs which are teratogenic, that is valproate and phenytoin and carbamazepine. Next, we are going to look for cytochrome P450 interactions. So there are some anti-epileptic drugs which are either enzyme inducers or they can be enzyme inhibitors. So the enzyme inhibitor, usually there is one drug which is an enzyme inhibitor, that is valproate, and the enzyme inducers are barbitrates, phenytoin, fosphenytoin and carbamazepine. So these can have potential effects in these patients. So first we have to look if we want to like personalize these medications for the treatment of seizures in these patients. So we have to look for this, we have to take this cytochrome P450 interaction into consideration. Then we can treat the patient very effectively and very concisely. So next हम देखेंगे कि कोई कुछ स्पेसिफिक एरियाज है जो पर्टिकुलर ड्रग्स के साथ रिलेट होते हैं. सो देयर इज पेंक्रियाटाइटिस विच इज़ एसोसिएटेड विद वेल्प्रोएट. सो जो वेल्प्रोएट होता है हमारा, ये स्पेसिफिकली पेंक्रियाटाइटिस काज करता है. उसके बाद जो कार्बामाजेपिन है ये SIADH काज करता है और इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज डिक्रीज इन सोडियम. लाइकवाइज फेनिटोइन, दिस काजेज जिंजिवल हाइपरप्लेशिया. विगाबैट्रिन जो होता है हमारा, इसकी वजह से लॉस ऑफ विजन हो सकता है. और जो हमारा टोपिरामेट होता है ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस या किडनी स्टोन्स काज कर सकता है. सो दिस वाज रिगार्डिंग द epilepsy, it is pathophysiology, it is types and the anti-epileptic drugs. Hope you have liked this video. If you like this video, please subscribe to our channel. We will be uploading more and more content in the future. Thank you for watching.